All right, so we are continuing with our discussion in CA Final Audit Fast Track course. Now we'll take up audit of banks के बाद naturally we should take the discussion of audit of NBFC, non-banking financial companies. When it comes to audit of NBFC, again there are some sensitive areas जो repeatedly examination में आते हैं और mostly वही areas से आता रहता है. Topic lengthy नहीं है, but obviously every single paragraph over here is very technical. तो सबसे पहले तो हम लोग कौन सी कंपनी को एनबीएफसी बोलेंगे, विच कंपनीज विल बी कॉल्ड एज एनबीएफसी. ऑलराइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट. ओके, लुक एट दिस 1.1 definition of NBFC and the criteria. As per section 45 IAF RBI Amendment Act 1997 defines NBFC as a financial institution which is a company. ये तो बहुत सिंपल है. कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, देन इट इज एनबीएफसी. सेकेंड, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी. कंपनी है विच हैज एज इज प्रिंसिपल बिजनेस. अंडरलाइन द वर्ड प्रिंसिपल बिजनेस. तो मतलब सेकेंड अपने को देखना है कि प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस क्या होना चाहिए इसका. एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, लैंडिंग द एडवांसेस, ऑलराइट, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स, अंडरलाइन रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स. फिर लास्ट में अंडरलाइन करो लैंडिंग इन एनी मैनर. थर्ड मस्ट दे दिया इन्होंने, सच अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अदर वर्ड अंडरलाइन करो. एज द बैंक, बैंक मतलब आरबीआई, मे विद प्रीवियस अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट. अंडरलाइन बैंक, अंडरलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर इन्होंने स्पेसिफाई नोटिफाई कर दिया कि भाई ये एनबीएफसी है तो मान लेने का एनबीएफसी है. तो इसलिए आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज निकाला था, 1999 से चला रहा है ये रूल. ऑलराइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज 50-50 रूल, विच इज वन ऑफ देयर फेवरेट फॉर एमसीक्यूज. दैट इज 1.3. दिस कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एनबीएफसी व्हेन company's financial assets constitute more than 50% of the total assets netted off by intangible assets. देखो भाई, मतलब पहले तो बैलेंस शीट का असेट साइड देख रहे हैं, उसमें भी वो लोग स्पेसिफिकली कौन से असेट देख रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स. मैंने ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स मीन्स लोन्स एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स. लोन्स एडवांसेस इन्वेस्टमेंट्स, पहले तो ये देख रहे हैं लोग. ओके, मतलब सिर्फ पहले तो इतना देखना है फाइनेंशियल एसेट्स में. इसका जो टोटल है, इफ इट इज मोर देन 50%, 50% ऑफ व्हाट, ऑफ टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट्स. यानी अगर कंपनी लोन हैवी, इन्वेस्टमेंट हैवी है, देन ऑब्वियसली वी विल कंसिडर दैट कंपनी एज. ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट कंडीशन. एंड दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, 2 कंडीशंस. सेकेंड, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स. मैंने ऐसे इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स मीन्स आपका इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ऑलराइट, फिर आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज. ये जो है इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स constitutes more than 50% of the gross income. So income from financial assets is more than 50% of the gross income. दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, और दोनों हम देखेंगे कहां से, फ्रॉम द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट. आई मीन लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Latest audited financial statements. A company which fulfills both the criteria shall qualify as NBFC. और मेन चीज क्या होगा, that they need to obtain registration, all right, from RBI. They'll have to obtain registration from RBI. अब मैं तो 1.3 देख के मैं तो काफी शॉक हो जाता हूँ. इफ आई एम अ नॉर्मल कॉमर्स पर्सन, मैं तो काफी शॉक हो जाएगा. अभी आपने कभी इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस अगर करोगे ना, ये हमारा ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम इनकम इज द मेजर इनकम. कुछ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप देखोगे तो उनका बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो एक तो असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होता है, बस वो लोग हमसे प्रीमियम कमा के वो लोग कहाँ से कमाएंगे, तो दे विल इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज मार्केट. तो 9 out of 10 टाइम्स या 10 on 10 टाइम्स फाइनेंशियल asset in an insurance company, financial asset in an insurance company will be more than 50% of the total assets netted off by intangible assets.
and 6 on 10 times, 7 on 10 times, you will also see that income from financial assets is more than 50% of the gross income. Then in that case इंश्योरेंस कंपनी भी तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है काफी बार. तो क्या अभी इंश्योरेंस कंपनी भी आरबीआई के पास जाएगा तो ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज एनबीएफसी कि उसको सिर्फ आईआरडी वाला रजिस्ट्रेशन चलेगा? दैट इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम ना. तो ये डेफिनेशन देने की वजह से ना काफी सारी कंपनीज को डाउट आ गया वे अभी हम भी भागे आरबीआई के पास, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज जिनके अलग अलग रेगुलेटर्स है. अभी ये वेंचर कैपिटल कंपनी सेबी का रेगुलेशन है. ऑलराइट, सो देयर आर सो मेनी कंपनीज विच आर गवर्नड बाय सेबी, देयर आर सो मेनी कंपनीज विच आर गवर्नड बाय आरबीआई. इनफैक्ट एक काम करो ना, निधि कंपनी, उसका भी तो डिपॉजिट्स का काम है एंड इंटरेस्ट इनकम इज द मेजर इनकम. देन इन दैट केस वो तो लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है. तो क्या ये लोग सब भी भागे आरबीआई के पास टू गेट द रजिस्ट्रेशन? तो इसमें मैं जो सीक्वेंस में पढ़ाता हूं ना वो इंपॉर्टेंट होता है. एक बार आप मेरे सीक्वेंस में पढ़ लो, फिर आप कहीं से ही पढ़ो. 2.4, प्लीज कम टू 2.4. डेफिनेशन देखने के बाद सीधा इधर आना चाहिए. कंपनीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई. कंपनीज दैट डू फाइनेंशियल बिजनेस बट आर रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स. ये मैंने हिंट दिया है, ये मेरा हिंट है, ऐसा कोई रूल नहीं है. पर आपको दिखेगा, देखो ये सबको क्यों एग्जेम्प्ट किया है. दे आर ऑलरेडी कवर्ड बाय अदर रेगुलेटर्स. हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, बाजू मैंने हिंट दिया है. स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फंड, निधि कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, चिट कंपनीज. सुनो, ये आपका आईजे, सेक्यूरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑल्सो गवर्न्ड बाय सेबी. म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज ऑल्सो गवर्न्ड बाय सेबी, सेबी एमसीए. ये निधि कंपनी जैसा कंसेप्ट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी. ऑलराइट, लेकिन सुनो, ये जो आई है, ये जो एल है, ये जो एम है, ऑलराइट, तो ये नॉट गवर्न्ड बाय अदर रेगुलेटर्स बट एक्चुअली जेन्युइनली उनको एग्जेम्पशन दिया है. जैसे अभी आई है, क्या लिखा है? स्पेसिफाइड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज. अब ये लोग ने क्या किया है, मैं ना इसलिए मॉड्यूल इसका ओपन रखता हूँ. ये आप देखोगे ना, मॉड्यूल इसका ओपन रखना बहुत ज़रूरी है. अभी देखो ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, दे डोंट एक्सप्लेन इट. So I'll just give you one simple explanation. Microfinance companies are the companies who are financing rural borrowers and semi-urban borrowers. Semi-urban मतलब अभी आप समझो ऐसा कहाँ रहते हो उसके ऊपर नहीं है. It is about your income. तो इनकम वाइज क्लासिफिकेशन किया इन्होंने बोरोवर्स का, रूरल बोरोवर्स, सेमी अर्बन बोरोवर्स, अर्बन बोरोवर्स. अरे तो अकॉर्डिंगली जो रूरल एंड सेमी अर्बन बोरोवर्स को फाइनेंस करता है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है. तो इसलिए इन्होंने ना उनको ज़्यादा रेगुलेट ना करना पड़े. दैट इज वाई, अदरवाइज दे विल बी डिस्करेज. नो, दैट इज वाई इट हैज बीन एग्जाम. सर स्पेसिफाइड क्यों लिखा है? बिकॉज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का एक पर्टिकुलर टर्नओवर क्रॉस हो जाने के बाद देन दे आर सपोज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन. तो छोटा छोटा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को ये लोग एग्जाम करते हैं, पर अभी वो सब डिटेल यहाँ पे नहीं है. किसी दिन मैं एनबीएफसी का वर्कशॉप लूंगा तभी आ जाना. ऑलराइट, देन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, देखो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका मेजर पोर्शन ऑफ असेट्स है ना, वेरियस सिक्योरिटीज वगैरह इन्वेस्टमेंट्स में होगा. मतलब मोर देन 50% ऑफ देयर असेट्स आर इनटू इन्वेस्टमेंट ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज. तो सर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके मोर देन 90% ऑफ द टोटल असेट्स आर इन्वेस्टेड इन अ कॉन्ग्लोमोरेट. सर व्हाट इज अ कॉन्ग्लोमोरेट? या मैं इन अ ग्रुप लिख देता हूँ. ग्रुप जैसे अभी रिलायंस ग्रुप है, एक ही ग्रुप में, रिलायंस एंड टाटा एंड अदानी नहीं, तो एक ही ग्रुप में, ओनली इन वन ग्रुप मेरे मोर देन 90% ऑफ असेट्स इन्वेस्टेड है. ऑलराइट, नाउ ऐसी कंपनी इज विच कंपनी? नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, कोर इन्वेस्टमेंट. कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. अब ये क्या होता है, ये क्या होता है कि हर एक ग्रुप है ना, जैसा अभी रिलायंस ग्रुप है या अदानी ग्रुप है या टाटा ग्रुप है, तो ये लोग एक अलग कंपनी बनाते हैं. ऑलराइट, जो उनकी अलग अलग कंपनीज में शेयर्स होल्ड करके बैठने वाली एक कंपनी होती है.
कभी कभी होता है ना, आपको लीगल स्ट्रक्चर अलग बनाना होता है। ऑलराइट, तो भी आरबीआई क्या बोलता है कि ऐसे इंटरनली अगर आपने एक कंपनी बनाई है जो ना पब्लिक से पैसा लेती है, यू हैव जस्ट क्रिएटेड दिस कंपनी टू होल्ड अदर कंपनीज, टू होल्ड अदर कंपनीज एंड इन्वेस्ट ओनली इन योर ग्रुप, इन्वेस्ट ओनली इन योर ग्रुप। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं समझो अगर मैं अंबानी है, ओके, अगर मैं अंबानी है, ऐसे अनंत जैसा तो हुई, पर ऐसे अगर मैं अंबानी है, ओके, अब मेरे को समझो 100 करोड़ या 50 करोड़ 25 करोड़ एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं थोड़ी जीपे करेगा, तो वो कोर अपनी ही कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू उसको रूट करेंगे। तो आरबीआई ने क्या बोला, अगर इतनी क्लोज कंपनी है और छोटी है, देन इन दैट केस देयर इज नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन। इसलिए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में देखोगे ना, पहला क्राइटेरिया उन्होंने दिया है, इस असेट साइज इज लेस देन 100 करोड़। आरबीआई के लिए मैटर नहीं करता है। दूसरा, असेट साइज इज 100 करोड़ से ना अबव, लेट अस से 1200 करोड़ का असेट साइज है, तो मेरा खुद का पैसा, आई एम नॉट एक्सेसिंग पब्लिक फंड्स, नॉट एक्सेसिंग पब्लिक फंड्स। अगर असेट साइज 100 करोड़ से कम रहेगा ना, वैसे भी पब्लिक फंड एक्सेस करने नहीं मिलता है। पॉइंट, तो असेट साइज लेस देन 100 करोड़ के आगे कुछ कंडीशन ही नहीं लिखा उन्होंने। ओके, इसमें ना बच्चे मुझे डाउट पूछे, सर व्हाट इफ असेट साइज इज लेस देन 100 करोड़ बट कंपनी इज एक्सेसिंग पब्लिक फंड। भिखारी को पब्लिक का पैसा नहीं मिलता है। और असेट साइज लेस देन 100 करोड़ इज नथिंग टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, यू विल नॉट गेट दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो असेट साइज लेस देन 100 करोड़ वैसे भी पब्लिक फंड्स का एक्सेस नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा है। ऑलराइट, बट असेट साइज लेस देन 100 करोड़ आया तो छोड़ो, ओके, एग्जेम्प्ट। हावेवर इफ असेट साइज 100 करोड़ से ना, लॉजिक समझो, मैं अंबानी है, मेरे को 1200 करोड़ का कंपनी है, मेरा असेट साइज, मेरे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना है, इट इज बेटर दैट आई विल इन्वेस्ट थ्रू अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। वो मेरे ग्रुप में इन्वेस्ट करता रहता है, बट नॉट एक्सेसिंग पब्लिक फंड्स। टेल मी, इफ असेट साइज इज 200 करोड़ but accessing public funds, asset size is 200 crores but accessing public funds, then in that case RBI registration required? Yes. हाँ, टाटा इन्वेस्टमेंट वगैरह है ना, ओके, इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो एवरीवन ओवर हियर, सो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का थोड़ा अच्छे से अपने को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए बताता हूँ अभी। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंपनीज एनीवेज दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंपनीज क्या होते हैं? ओनली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का पैसा घुमाते हैं, ओनली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का। ओके, उसके क्राइटेरिया होते हैं काफी। डन? यस। अब ये सब व्हाई वी शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा आपके पेपर पे देखो। तो आपके पास ऑलरेडी एक टॉपिक है कारो 2020, कारो 2020 क्लॉज 16। मैं बोला था ये मैं एनबीएफसी के साथ ही पढ़ाऊंगा, एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन। अभी देखो 16A, वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड under section 45IA of RBI Act 1934, and if so, whether the registration has been obtained. Which company is required to be registered? Arey, financial assets more than 50% of the total assets netted off by intangible assets, and income from financial assets more than 50% of the gross income as per latest audited financial statements, provided the company is not exempt. इसलिए दोनों पता होना चाहिए, 50-50 रूल भी पता होना चाहिए। अभी समझो, इफ यू आर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी एंड इट इज अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ आरबीआई, ऐसा बोलेंगे वो लोग, इट इज अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ आरबीआई। So if you are conducting audit of a microfinance company, specified category of RBI, then in that case registration required है? No. All right. तो clause 16A में क्या आएगा comment? Clause 16A में comment क्या आएगा? That registration is not required. Are you getting my point? तो 16A is directly connected with what we are discussing. 16B, whether company has conducted any non-banking financial, housing finance activities without a valid COR. See, now they are just asking. First, देखो ऐसा क्वेश्चनर जैसा है. A, is it required to obtain COR, certificate of registration? All right. Second, without COR क्या उसने कोई नॉन बैंकिंग एक्टिविटी किया है या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी किया है? तो 16A and B completely connected with our registration discussion. 16C देखो, specifically C for core investment company. Whether the company is a core investment company as defined in the regulations made by RBI. If so, whether it continues to fulfill the criteria of a CIC.
अब क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी क्या बोला मैंने, मोर देन 90% ऑफ असेट्स आर इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप. ये मॉड्यूल में नहीं दिया है. आई डोंट थिंक दे विल आस्क ऑन दैट. आगे का पूछेंगे, इन केस कंपनी इज एन exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfill such criteria. What is the criteria for exemption? Asset size less than 100 crore. Second, asset size 100 crore or more, but not accessing public funds. So let us say asset size exact 100 crore है, but accessing public funds. Required registration. क्यों नीचे देखना पड़ा, क्यों नीचे देखना पड़ा? Alright, हाँ, everyone over here. यही होगा एग्जाम में. नीचे देखोगे तभी तो क्वेश्चन पेपर होगा ना. Alright, so everyone over here. तो असेट साइज अगर लेस देन 100 करोड़ है, ऑलराइट, तो यू हैव नॉट टू से एनीथिंग. इफ इट इज एग्जैक्ट 100 करोड़, ऑलराइट, एंड एक्सेसिंग द पब्लिक फंड्स, ऑलराइट, देन ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. एम आई क्लियर विद दिस? यस. तो क्लॉज 16 के साथ जबरदस्त कनेक्शन है. यस गौरव, कैसे हो? बढ़िया. ऑलराइट, ओके. पहली बार ऐसे चेहरे देखने मिले. ओके, डन. Done. एक मिनट, वन मोर टाइम. 1.1 simple definition. 1.2 and 3 will give you 50-50 rule. Point number 2.4 will give you the list of exemption. जिसमें सेंसिटिव होगा आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का एग्जेम्पशन. ऑलराइट, ये सब क्यों पढ़ना ज़रूरी है? फॉर कारो 2020 क्लॉज 16. क्लॉज 16 A, B, C and D. अच्छा, D पढ़ना रह गया मेरा. लुक एट दिस. Whether the group has more than one CIC. More than one CIC normally scam होता है, तब देखना पड़ता है. खुद ही they will themselves keep on creating CICs. वो इन्वेस्ट करता बैठेगा, वैल्यू बढ़ाता बैठता है. फिर मैं कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते जाऊँ, अलग अलग वैल्यू पे है. तो whether the group has more than one CIC का क्या ज़रूरत है? As a part of the group, ऐसा स्कैम ही ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, but this is high risk. If yes, indicate the number of CICs which are part of the group. You need only one CIC in the group. ऑलराइट, क्या होता है, काफ़ी बार अलग अलग CIC क्रिएट कर देते हैं टोटल असेट साइज कम रखने के लिए. फिर रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे सब करते हैं. ओके, सो दैट इज वाई दे आर आस्किंग दिस. एवरीवन ओवर हियर. मैं तो NBFC के चैप्टर में जाएगा. सबसे पहला प्रो मैक्स टिप लिखेगा, क्लॉज 16 ऑफ कारो, रीड विथ पॉइंट नंबर 1.1 to 1.3 एंड पॉइंट नंबर 2.4. May 25 में तो एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन NBFC का, अमेंडमेंट भी आया था. और जो मैंने रिवीजन वीडियो में बोला था कि वो एक Tier 1 Tier 2 कैपिटल का था, वही स्पेशल पार्ट एक्सपेक्टेड था. ओके, इट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड. चलो, तो ये आपका हो गया. आगे भी सेंसिटिव रहेगा बिकॉज काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए. तो एक 3-4 अटेम्प्ट का क्वेश्चन बैंक मिल गया इनको. कुछ नया आता है ना, ऐसे बहुत खुश होता है कि चलो भाई अभी टेंशन नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट 2.4 ये हो गया आपका. ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर. जितनी भी NBFC है वो आर सपोज टू रजिस्टर विथ RBI. कंपल्सरी दे हैव टू मेंटेन सर्टन नेट ओन्ड फंड. ये अभी आएगा, आप मार्क मत करो, आएगा नेट ओन्ड फंड. और किसको कितना नेट ओन्ड फंड मेंटेन करना है, इसके लिए टाइप ऑफ NBFC क्लियर होना बहुत जरूरी है. इफ यू डोंट नो टाइप ऑफ NBFC, इज ऑफ नो यूज. ये देखो,